नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों को। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि डेली मैं आप लोग को जो प्रश्न लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मेरे द्वारा जो फेज 1 और फेज 2 की जो तैयारी कराई गई है बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे जो मित्र साथी शिक्षकगण जो हैं सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, इस बार सिलेक्शन लिए हैं। तो आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को मैं एक इस समय जो है बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और वहां से मॉक टेस्ट दीजिए फ्री में। और इससे आप लोग को देने से आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से आइडिया भी मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग SCRT और NCRT लेवल के प्रश्न डेली कर रहे हैं, और जो भी मैं वीडियो लाते हैं उसमें हमेशा 50 प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके बारे में भी आप लोग को हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि डैश पर निर्भर करती है। जो आपतन की राशि होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो वह जो निर्भर करती है वह उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। हम लोग यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इसको सही करेंगे, उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। ओके, आगे चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर जो प्रश्न देखिए ध्यान से कि जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध होती है, परंतु इसमें किसका अभाव देखने को मिलता है? तो इसमें जो अभाव देखने को मिला है उसमें मिलता है ह्यूमस और नाइट्रोजन। ये दोनों का जो अभाव है इस मिट्टी में देखने को मिला है। किस मिट्टी में देखने को मिला है? तो जलोढ़ मिट्टी में। किसका किसका जो अभाव है देखने को मिला है? तो ह्यूमस का अभाव देखने को मिला है और नाइट्रोजन का अभाव देखने को मिला है। ओके, आगे देखिए, चलते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो मौलिक कर्तव्य है इसको संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? प्रश्न अच्छा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसको हम लोग टिक करेंगे, सही करेंगे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। किसके आधार पर? तो एक समिति है, एक स्वर्ण समिति है। कौन सी समिति है इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, स्वर्ण समिति के सिफारिश के ही आधार पर 1976 पर। किसमें? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि बांस को वर्गीकृत किया गया है, बांस को वर्गीकृत किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे घास के रूप में। बांस को वर्गीकृत किया गया है घास के रूप में, क्योंकि बांस जो है घास फैमिली पोएसी का एक सदस्य होता है। घास जो होता है ये बांस एक घास फैमिली पोएसी का सदस्य होता है, इसीलिए घास को जो है बांस को जो है घास के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? या सीधा सीधी बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है इसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग पहला ऑप्शन को सही करेंगे, लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर को प्रकाश मीटर भी कहा जाता है, और इसके द्वारा जो है प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, और लक्स जो है ये किसकी इकाई होती है? लक्स की तो प्रदीपन। ध्यान में रखिएगा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं। लक्स जो है प्रदीपन की एसआई इकाई मानी जाती है, और इसका मापन जो होता है फ्लक्स होता है या वर्ग मीटर के आधार पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 नंबर
6 नंबर जो प्रश्न है कि भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भंडारण बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 7, ध्यान से देखिएगा। जो 7 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि व्यावसायिक रूप से, किस रूप से? तो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, यूनिवैक था। कौन था पहला कंप्यूटर? यूनिवैक। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो पहला व्यावसायिक रूप से कंप्यूटर जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत हुआ था, मतलब इस संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी दिया गया है ये सही होगा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के जो है पठार से निकलती है, क्योंकि नर्मदा का उद्गम जो स्थल माना गया है वह नर्मदा कुंड ही माना गया है। ठीक है, जो अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन को देखेंगे हम लोग सही करेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो 9 नंबर जो प्रश्न है कि थॉमस कप जो है किससे संबंधित है? किस खेल से थॉमस कप जो है संबंधित है? तो बैडमिंटन सही करेंगे। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। देखिए 10 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर सही हो रहा है। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% है। ठीक है, 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% है। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर जो है ये 65.46 है। और 2018 से 19 बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जो जीडीपी का लगभग है ये कितना प्रतिशत है? तो 3.5% इसको सही बताया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी वह 18.33% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.4% हो गई, जो 2011 में बढ़कर 74.4% हो गई। और उसी समय 2011 में जनगणना हुआ था जिसमें महिला जो साक्षरता दर था वह 65.46% था और पुरुष जो साक्षरता दर था वह 82.14% था। तो इसे ध्यान में रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न था ये। आगे देखिए प्रश्न 12 पे। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं होता है? तो हम लोग यहाँ पे चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, मार्जिन आवश्यकता। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मार्जिन आवश्यकता। आगे देखिए प्रश्न 13। देखिए 13 नंबर अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण है? किसके उदाहरण पूछा रहा है कि धन का उदाहरण कौन सा होगा? तो मुद्रा नोट और सिक्के, बचत खाता जमाए, सावधि जमाए, चालू खाता जमाए। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सही होगा, ABD जो दिया गया है ये सही होगा। ये वाला पहला ऑप्शन हो जाएगा, टिक करेंगे सही इसको, बी को सही करेंगे और डी को सही करेंगे, लेकिन जो सी ऑप्शन दिया गया है ये गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? दोमट मृदा के बारे में सत्य है। तो नाइट्रोजन से भरपूर होता है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं माना जाता है। दोमट जो क्षेत्र है ये भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं।
तो देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर जो तीसरा होगा ये सही होगा। केवल सी ऑप्शन जो है ये दोमट मृदा के बारे में सत्य बता रहा है कि दोमट जो क्षेत्र है ये भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। अच्छा सा प्रश्न है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984। तो वन नियम से संबंधित यहाँ पे कौन सा कथन गलत हो रहा है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये 1984 न होकर ये 1986 होगा। 1984 न होकर कितना होगा, 1986 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 16 जो प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी डैश के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। मतलब अटल बिहारी जो वाजपेयी है ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। कब कब तक, 1996 डेट याद कीजिएगा। इसके बाद 1999 में ये प्रधानमंत्री बने थे और एक बार बने थे कह सकते हैं 2004 में, क्या तो 2004 में ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो 1999 में 13 दिन प्रधानमंत्री बने थे, 96 में बने थे, माफ कीजिएगा 13 दिन। 1999 की बात करेंगे तो इसमें 13 महीने, इसमें 13 महीने बने थे। और इसके बाद बात करेंगे तो 1999 से लेकर 2004 तक तो करेंगे तो ये 5 वर्ष जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं थे। 17 प्रश्न है कि दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलहन की खेती के बारे में पूछा है। तो देखेंगे तो कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में रह सकती है, भारत में दालों के आयात से ज्यादा निर्यात होता है। ठीक है, तो देखेंगे ना तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ए और बी, यही सही होगा। ए और बी, माफ कीजिए ए और बी होगा, क्योंकि कम नमी की आवश्यकता होती है इस मिट्टी में दलहन की खेती के लिए, और शुष्क परिस्थिति रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे अच्छा खेती हो सकता है इसका। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन हो रहा है दलहन की खेती के लिए ये सही है उदाहरण। आगे देखिए दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। 18 देखिए प्रश्न, 18 जो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा निम्नलिखित स्थानों पर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसलमेर यहाँ पे सही करेंगे। जैसलमेर जो राजस्थान का क्षेत्र है तो यहाँ पे जो है न्यूनतम वर्षा होती है। आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर। 19 प्रश्न है कि गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है। तो गुज्जर जो हो जाएगा ये राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि गुज्जर ज्यादातर जो है भारतीय राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब के जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पे होते हैं। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में ये पाए जाने वाले मवेशी पालक समुदाय होते हैं। जो गुज्जर है इसको मवेशी पालक समुदाय के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा आबादी की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलेगा राजस्थान शहर में। कहाँ पे? तो राजस्थान में देखने को मिलेगा। 20 नंबर देखिए प्रश्न, 20 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करे कि एशियाड 2018 में भारत द्वारा प्राप्त कुल स्वर्ण पदक कितना है। तो भारत द्वारा जो प्राप्त कुल स्वर्ण पदक है हो जाएगा 15 हो जाएगा। 21 देखिए प्रश्न करे कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत संयंत्र है ये र से राजस्थान हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा। ये जो कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान है, हो जाएगा। चंबल नदी के तट पर बनाया गया। किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो चंबल नदी के तट पर। किस नदी पर दोस्तों? तो चंबल नदी के तट पर बनाया गया। आगे देखिए प्रश्न 22 नंबर। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आ गया है 22 नंबर। यहाँ पे मिलान करने वाला रिलेटेड आ गया है। यहाँ पे लवण दिया गया है और खदान दिया गया है, और इसको हम लोग को मिलान करना है अच्छे से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिंक जवार। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीका से अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है यह सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। पहला का चौथा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला का चौथा हो जाएगा, जिंक के जवार हो जाएगा।
पहला का चौथा होगा। जस्ता क्या हो जाएगा, देखिए मिलान करते हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा। जस्ता देखिए यहाँ पे जस्ता का हट्टी हो जाएगा, जस्ता का हट्टी हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर सोना की बात करेंगे तो सोना का दूसरा हो जाएगा सुक्रिंदा हो जाएगा, और क्रोमोमाइट अमझोर हो जाएगा, पायराइट ज्वार हो जाएगा। पायराइट क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये सही होगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ये ऑप्शन करने में टिक सही नहीं हो पाया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 23 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 23 प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अनुक्रम जो है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो पहले देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार पहले उत्तराखंड होगा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इस जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने के उपरांत यहाँ पे सही हो रहा है। उत्तराखंड में बात करेंगे जो उस समय था तो 963 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में 950, मध्य प्रदेश में 931 और जम्मू कश्मीर में 881 हो जाएगा। ये सारी जो दिया गया है ये आरोही क्रम में दर्शाया गया है। आगे देखिए प्रश्न जो 24 नंबर प्रश्न है कि ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करते हैं वह कौन से ऊतक होते हैं। तो उस ऊतक का नाम हो जाएगा जाइलम ऊतक। कौन से ऊतक हो जाएंगे जो जल परिवहन में मदद करते हैं, ये जाइलम ऊतक होते हैं। जो जड़ों द्वारा अवशोषित जो है जल खनिज को लवणों को पौधे के जो विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं वह जाइलम होते हैं। 25 नंबर देखा जाए प्रश्नों को ध्यान से तो देखिए 25 प्रश्न है कि अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती है। इन विकिरणों द्वारा प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखेंगे ना तो यहाँ पे जो सही सारा ऑप्शन दिया गया है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन जो दिया गया है कि पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये गलत दिया गया है, दृश्य प्रकाश से ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये क्या होगा, गलत होगा, गलत पूछा भी गया है। ओके, 26 नंबर देखा जाए प्रश्न करें कि प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यहाँ पे रक्तिम दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सी होती है। तो इस दृश्य के लिए जो उत्तरदायी परिघटना है वह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। वह कौन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को प्रश्न। 27 करें कि प्रकाश और ऑक्टिपस के बारे में असत्य कथन कौन सा है। असत्य का मतलब गलत कथन कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पे केवल दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मृग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा बनती है, ये गलत हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, 28 देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश में विचरण नहीं करती है। ध्वनि तरंगे डैश में विचरण नहीं करती है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप, एक निर्वात में लकड़ी का जो खोखला पाइप होता है यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे हैं विचरण नहीं कर सकती है। आगे देखिए जो 29 नंबर प्रश्न है कि पाराध्वनि तरंगे डैश का प्रयोग करके उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो होती है दाब विद्युतीय प्रभाव, यहाँ पे ये सही होगा, जिसकी वजह से ये जो पाराध्वनिक तरंगे हैं ये उत्पन्न हो जाती है। ओके आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आया है। 30 नंबर जो प्रश्न है कि बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था। बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने हो जाएगा। अल्फ्रेड पो साउथविक के द्वारा जो है बिजली की जो कुर्सी है इसका आविष्कार किया गया था 1890 ईस्वी में। कब, तो 1890 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न जो 31 नंबर है कि मस्तिष्क ज्वार नामक रोग जो है ये किसके कारण होता है। तो ये मच्छर के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वार नामक जो रोग होता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। 32 देखा जाए प्रश्न कि मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें डैश होते हैं, तो इसमें जो है श्वसन करने वाली जड़ें होती है। इसमें क्या होते हैं, तो श्वसन करने वाली जड़ें होती है। 33 देखिए प्रश्न करें कि रोडेशिया एस्क्यूरस
इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। रोडेसिया स्क्यूरस जो हो जाएगा ये गिलहरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 34 है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। 35 का है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो बहुत सरल सा प्रश्न है। नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन को टिक करेंगे। 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में रॉबर्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। 36 नंबर जो प्रश्न है कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। ये किसके द्वारा कोणार्क मंदिर बनवाया गया था? तो नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था 1225 ईस्वी में। कब? तो 1225 ईस्वी में। 37 नंबर देखिए प्रश्न कर है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली जो भाषा है अधिकतर सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 38 नंबर है कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण होगा। तो यहाँ पे बढ़ता है, कर्जा का निर्माण बढ़ेगा। अगर नकदी जमा का अनुपात घटेगा तो कर्जा का निर्माण बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 39 नंबर देखिए प्रश्न है कि विकिरण के सभी प्रकारों जैसे अल्फा बीटा गामा, 3 किरणें होती है विकिरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इसका पता लगाने के लिए उसकी मापों के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो गीगर, यहाँ पे ऑप्शन सही करेंगे पहला गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है ये उपकरण है जो गीगर मुलर ट्यूब से उत्पन्न आयनीकरण के जो प्रभावित जो विकिरण होते हैं अल्फा बीटा गामा, इसको पता लगाने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि हेमाटाइट ये किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट जो हो जाएगा ये आयरन का हो जाएगा। अगर बात करेंगे हेमाटाइट का सूत्र होगा Fe2O3 हो जाएगा। Fe2O3 हेमाटाइट का एक जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। 41 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है? इसके जो अध्ययन है इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कौन सा अध्ययन कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। 42 प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 43 देखिए करे कि एडोल्फ हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। तो ये कौन थे? तो ये जो थे ये जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ कौन थे? तो ये जर्मन के थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग 44 नंबर देखिए। 44 जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे डैश से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो किसके साथ विवाह किए थे? तो ये संयुक्ता के साथ विवाह किए थे। किसके साथ? तो संयुक्ता के साथ। ये कनौज के राजा जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता। ओके, और पृथ्वीराज चौहान की 3 पत्नियां में से एक मानी जाती थी। कौन? तो संयुक्ता मानी जाती थी। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न जो 45 है, कह रहा है कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो यहाँ पे क्या परिवर्तित देखने को मिलेगा? त्वरण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कन्वर्टेड त्वरण मिलेगा। 46 जो प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो उसकी जो औसत गति हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। उसकी औसत गति क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। ठीक है साथियों, उसकी औसत गति क्या हो जाएगी? तो उसकी औसत गति जो हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बता दिए। आगे देखिए जो प्रश्न अगला है, यहाँ पे जो प्रश्न अगला जो कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है? तो 250 होना चाहिए। कितना? 250 होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 80 के द्वारा राज्यसभा के लिए निर्धारित जो सदस्यों की अधिकतम संख्या मानी गई है वह 250 मानी गई है। ओके, ध्यान में रखिएगा।
लेकिन वर्तमान में जो ये राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वह 245 हो गए। कितने हो गए? 245 सदस्यों का प्रावधान किया गया वर्तमान में। 48 नंबर प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय चक्र जो है ये सत्य का प्रतीक माना जाता है। 49 नंबर प्रश्न है कि ए लाइक लेंस ऑर्डिनरी ए म्यांमार, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक बेबी हलदार हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बेबी हलदार हैं। और 50 जो प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। तो 50 प्रश्न किए हम लोग आज की क्लास में। कैसे लगे क्लास आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। डेली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्नों का, ठीक है। बाय। ओके, थैंक यू।